कि मतलब सरकारें जो बाहर बयान देती हैं कि रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, हम तो प्याज लहसुन खाते नहीं, लेकिन जब सब बिकेंगे तो अकेले डीयू थोड़े बचेगा, तो ये बिकेगा, ये भी बिक गया, ये भी। रिजर्वेशन जहाँ सब जगह खराब है वैसे यहाँ भी है। रोस्टर किसी भी कॉलेज का, किसी भी यूनिवर्सिटी का सही रोस्टर नहीं है। वो दलित, पिछड़े, आदिवासियों के उसमें सीटें मारी गई हैं। ये अनपढ़ लोग कुछ न पढ़ते हैं न लिखते हैं। ये अपनी संवरणवादी मानसिकता से ग्रसित होकर केवल बचपन से परिवार से सीख के आते हैं, दोस्तों से सीखते हैं, विश्वविद्यालयों और समाज से सीखते हैं कि आरक्षण को गाली दो। ये सारे निकम्मे लोग हैं। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर और एक बड़ा प्रदर्शन हुआ है शिक्षकों का। डूटा, दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन का, जो इस वक्त एडहॉक के टीचर्स हैं जिनके इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। आपके पूरे करियर को, 20-20 साल के करियर को 2.5 मिनट में नाप दिया जाएगा। सर, फेयर है? 2.5 मिनट में आपका पूरा करियर जो है नापा जा रहा है कि आप फिट हैं पढ़ाने के लिए कि नहीं? बिल्कुल, ये बहुत विरोधाभास है इस बात में। चूँकि ये केवल डीयू में नहीं हो रहा है, ऐसे तो ये बहुत पूरे देश में यही सिस्टम है। क्योंकि हायर एजुकेशन में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ रिटन एग्ज़ाम नहीं होता। वहाँ के क्राइटेरिया फ़िलहाल तक तो ये है कि अगर आप MA नेट हैं और फिर उसके बाद API का इंडेक्स बनेगा, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, उसमें आपके BA, MA, नेट, JRF, PhD, इन सब के नंबर, टीचिंग एक्सपीरियंस के नंबर, पब्लिकेशन के नंबर जुड़ेंगे। उससे एक स्क्रीनिंग करके एक पूरा आपका स्केल बन जाएगा कि कितने नंबर पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अच्छा। एक सीट पे मान लीजिए 50 लोगों को बुलाया गया। उसमें नंबर भी कम रहेगा तो इंटरव्यू भी नहीं देने देंगे। अगर आपका API कम है तो इंटरव्यू नहीं होगा। एक तो ये बात। API के बाद अब जो बाकी जगहों पर है, कई जगह पे इंटरव्यू अलग अलग ढंग से नंबर जोड़ करके बनाया जाता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में और खासकर DU के रेफरेंस में बात करूं, 100% वेटेज इंटरव्यू का है। यानी जो स्क्रीनिंग हुई वो केवल इंटरव्यू की कॉलिंग के लिए हुई। अब मान लीजिए मेरे हिंदी विभाग में इंटरव्यू होने वाला है, उसमें एक पोस्ट पर 100 लोग आ गए। और ऐसा है नहीं, एक मेरे यहाँ की एक कॉलेज है जिसमें 4 या 5 पोस्ट हैं और 850 लोगों की स्क्रीनिंग के बाद नंबर वो उसका आया है। न्यूनतम उसमें से 500 लोग इंटरव्यू देने आएंगे। अगर 3 दिन भी इंटरव्यू चलता है, 4 दिन भी चलता है, तो हर दिन 150 लोगों का इंटरव्यू होगा। 2-3 मिनट मिलेगा। और 150 लोग पूरे दिन में 2-3 घंटे, सुबह इंटरव्यू, फिर लंच, फिर उसके बाद शाम को इंटरव्यू। एक कैंडिडेट पर औसतन 2 से 3 मिनट। आप गए, अब आपके सवाल। अच्छा, दूसरा ये है ना कि जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं या करप्ट होते हैं वो कोई दिखने में ही थोड़ा ऐसा थोड़े मौका देंगे आपको कि पकड़ लीजिए। तो इसलिए सवाल बड़ा प्यारा पूछेंगे। अच्छा, आपने PhD किस विषय में की है? अच्छा, आपने कौन सा शोध आलेख लिखा है? कौन सा पेपर पढ़ाते हैं? आपका क्राइटेरिया कौन सा है? एक्सपर्ट किसके हैं आप? अच्छा, इसमें फिर ये बताइए, वो बताइए, कौन सी नई किताब पढ़ी है? इंटरव्यू बड़ा अच्छा होगा। 2 मिनट में 2-3 सवाल। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी भविष्य की शुभकामनाएं हैं। नेक्स्ट। तो 2-3 मिनट में इंटरव्यू में। अब आखिर में क्या होगा? 150 लोगों का एक दिन में इंटरव्यू हुआ। टोटल 600 लोगों का इंटरव्यू में से 6 नाम अंत में आ जाएंगे। ठीक है। ये 6 लोग सेलेक्ट हो गए। 1% सिलेक्शन है। सीटों पर वेटेज यही है। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो सेलेक्ट हो गया, कैसे हुआ, किस चीज़ में वो बाकियों से बेहतर था, बाकी लोग किस चीज़ में कमतर हो गए, क्यों उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई भी चीज़ आपके पब्लिक डोमेन में नहीं आएगी, कैंडिडेट नहीं जान सकता। आइडियोलॉजी के बेस्ड पे भी कुछ जज किया जाता है कि आप किस विचारधारा से ज्यादा कनेक्शन रखते हैं? नहीं, इंटरव्यू में नहीं। इंटरव्यू के पहले ही सब पता लगा लिया जाता है। वो तो कुंडली पहले बना लेते होंगे। और मैं बोल रहा हूँ, पता नहीं इसकी सजा, इस गुनाह की सजा मुझे क्या मिलेगी। क्योंकि मुझे भी अभी इंटरव्यू देना है। आपका भी इंटरव्यू है? मुझे भी इंटरव्यू देना है। हर जगह चल रहा है, अभी हिंदी का शुरू नहीं हुआ है। हम भी इंटरव्यू देंगे। अच्छा, ये होता है। ट्रैक रिकॉर्ड तो बढ़िया ही है। बहुत बढ़िया है। मतलब वो देखते ही कि मतलब आपसे, इसलिए मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि सिस्टम पूरा करप्ट है। मुझसे अगर आप ईमानदारी से पूछेंगे तो भले ही मैं अभी 12 साल से नौकरी में हूँ, तो पहली चीज़ तो ये डूटा जो 5 साल से एक प्रोटेस्ट कर रहा था कि हम जो अब भाई इतने दिन से अगर इंटरव्यू नहीं आप किए तो इसमें कैंडिडेट का कोई दोष नहीं है। कैंडिडेट एलिजिबल था, कैंडिडेट एग्री था कि इंटरव्यू कराओ हमें परमानेंट। तो पहले भी चलता था। सारे लोग नहीं नौकरी पाते थे, लेकिन जिसको नौकरी मिल गई वो नौकरी करता था, जिसको नहीं मिली वो कोई और काम करता था। 15 साल 20 साल आपने इंतजार कराया कि ये एडहॉक है, हम इसका इंटरव्यू अभी नहीं हुआ है। अब इंटरव्यू हो रहा है तो 50 में से 45 लोग बाहर हो रहे हैं। वो जो 45 लोग बाहर हुए, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर EMI है, उनके करियर का सारे ऑप्शन खत्म हो चुके हैं। अब वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते।
वो कहाँ जाएंगे? इसलिए सारा का सारा अन्याय तो सीधा लॉजिक दे देंगे ना कि भैया आप उतने फिट नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये तो बाहर करने का है कि मतलब सरकारें जो बाहर बयान देती हैं कि गरीब रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, हम तो प्याज लहसुन खाते नहीं, और बहुत सारे झूठ जो बोले जाते हैं, उसमें से ये झूठ बोलने की भी जरूरत नहीं। मेरा इंटरव्यू में नहीं हुआ, मैं नौकरी से निकाल दिया गया, मैं किससे आके पूछूंगा? कोई बोलने की जरूरत ही नहीं भाई। आप बाहर हैं तो जाइए बाहर, खत्म कहानी। अच्छा, कोई कोई इंटरव्यू जो लेने आया जिसने फाइनल रिजल्ट दिया, उससे कोई अकाउंटेबिलिटी थोड़ी ही है कि मैं जाके पूछ पाऊंगा कि मुझे आपने क्यों बाहर किया। अरे सवाल भी नहीं किया, कोई सवाल नहीं। वो एक्सपर्ट फाइल पर साइन हुई, जीबी मेंबर का फाइनल साइन हुई, वाइस चांसलर के उस पे मुहर लगी, वो गया बंदा नौकरी ज्वाइन किया, वो नौकरी कर रहा है। जिसका नहीं हुआ वो कहीं नहीं जा सकता। अच्छा, जो सिलेक्शन जो हो रहा है, आप बता रहे हैं 50 में से 45 बाहर हो जा रहे हैं, जो 5 बच रहे हैं उसमें क्या रिजर्वेशन मिल रहा है? नहीं, देखिए, ड्यूटा के होने से, शिक्षक संघ के आंदोलन धर्मी होने से दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने हद को बहुत हद तक बचा रखा है, बिकने से बचा रखा। लेकिन जब सब बिकेंगे तो अकेले डीयू थोड़े बचेगा, तो ये बिकेगा, ये भी बिक गया, ये भी। रिजर्वेशन जहाँ सब जगह खराब है वैसे यहाँ भी है। रोस्टर किसी भी कॉलेज का, किसी भी यूनिवर्सिटी का सही रोस्टर नहीं है। वो दलित, पिछड़े, आदिवासियों के उसमें सीटें मारी गई हैं, उनकी सीटों पर कोई और पढ़ा रहा है। ये तो हर कॉलेज की कहानी। शब्दानंद कॉलेज में ओबीसी की सीटें खत्म करके किसी में यूआर को दे दिया, कोई कहीं दे दिया, कोई कहीं दे दिया, लोग पढ़ा रहे तो बाहर हो गए। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि बाकियों की तुलना में थोड़ा बहुत बचा हुआ है। इसलिए 5,000 जो टीचर हैं उनमें से कम 2,500 से 3,000 तो रिजर्व कैटेगरी के हैं। अच्छा, बाकी जनता की जो आम सहमति है, वो कहते हैं भैया हम तो लाए 80 नंबर, आप लाए 40, आपका सिलेक्शन हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा है। ये आम सहमति और जनता विश्वास कर रही है इस वो तो एक डिबेट रिजर्वेशन वाली है। रिजर्वेशन वाली डिबेट बहुत पुरानी हो चुकी है, बहुत मूर्खतापूर्ण तर्क हैं। इसके बहुत तार्किक जवाब दिए जा चुके हैं। ये अनपढ़ लोग कुछ न पढ़ते हैं न लिखते हैं। ये अपनी संवरणवादी मानसिकता से ग्रसित होकर केवल बचपन से परिवार से सीख के आते हैं, दोस्तों से सीखते हैं, विश्वविद्यालयों और समाज से सीखते हैं कि आरक्षण को गाली दो। ये सारे निकम्मे लोग हैं। मैं इस पर कोई जवाब इसलिए नहीं देना चाहता हूँ कि मैंने इसका 1000 बार जवाब, हजारों पन्ने इस पे किताबें लिखी जा चुकी हैं कि सोशल कैपिटल क्या होती है, कल्चरल कैपिटल क्या होती है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर क्यों सोशल कास्ट पर रिजर्वेशन मिला है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट ने इतना शानदार रिपोर्ट बनाई कि ओबीसी में शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ापन कास्ट बेस्ड है, इसलिए रिजर्वेशन कास्ट बेस्ड है। अरे जाके पढ़ो ना यार, तुम मानसिक रूप से दिवालिया लोग हो। तुमने ईडब्ल्यूएस की मेरिट क्यों नहीं देखी जो एससी और एसटी से नीचे जा रही थी? सवर्ण तो आज तक ये कहता था कि मेरिटधारी हम हैं, और ये तो बैसाखी है। और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ -3 नंबर, कहाँ तुम्हारी मेरिट गई भाई? ये बेकार के लोग हैं। हम इन पे समय खराब नहीं करते। जाओ मेहनत करो, पढ़ाई करो। ये निठल्ले बैठे हुए रहते हैं, ना पढ़ते ना लिखते हैं, और हमारे ऊपर कोई शिकायत करते हैं, हम उनका जवाब नहीं देंगे। जवाब हम कहेंगे कि आरक्षण बहुत अच्छा है, तुमको बुरा करना है कहो। अच्छा। और जो डीयू का मामला है, ये तो प्रोफेसर लोग हैं भाई जी दिल्ली। और एक और थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाऊँ, आपके चैनल पे बहुत सारे लोग देखते हैं। प्रकाश जावड़ेकर के पहले स्मृति ईरानी एचआरडी मिनिस्टर थी। एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी जब डीयू आई या संसद में बयान दी कि जितने एडहॉक हैं उनको हम परमानेंट करेंगे। प्रकाश जावड़ेकर जब बनते हैं तो संसद में लिखित बयान 3 साल पहले कि 6,000 प्रोफेसर जो डीयू में एडहॉक पर पढ़ा रहे हैं हम उनको परमानेंट करेंगे 6 महीने के अंदर। ठीक है। रमेश पोखरियाल निशंक एचआरडी मिनिस्टर बनते हैं, उनका बयान दीक्षांत समारोह भाषण में आते हैं, तब कहते हैं राष्ट्रपति के सामने कि जितने लोग पढ़ा रहे हैं हम उसको सबको परमानेंट करेंगे। उसके बाद अब एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गई है, ये धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने भी बार बार ये बयान दिया कि हम इनको परमानेंट करेंगे। अब कर तो रहे परमानेंट, लेकिन झंडे का रंग देखकर, आरएसएस की शाखा देकर। मेरा खुला आरोप है। अच्छा। प्रिंसिपल कौन बना पता लगाइए, वाइस चांसलर कौन बना पता लगाइए, एक्सपर्ट कौन आ रहा है पता लगाइए। और मैं कह रहा हूं अगर इतना मेरा दावा गलत है तो मैं कह रहा हूं, वो तो बोलेंगे काबिलियत पर आ रहे हैं। सोशल मीडिया काबिलियत वाला आदमी आरएसएस का है तो क्या दिक्कत है? वो लोग कह रहे हैं हाँ सारे आरएसएस में ही तो काबिल हैं, इसलिए फेयर इलेक्शन ये सिलेक्शन प्रोसेस बंद करना चाहिए। पहले एपीआई स्कोर में सबसे पहला इंडेक्स होना चाहिए, डू यू फ्रॉम आरएसएस और नॉट।
अच्छा। पहली क्राइटेरिया बनाई जाए। हाँ। ये जो आरएसएस के नहीं है, जो लोग हम जैसे लोग बिना मतलब का शोर मचाते हैं, जो राष्ट्रवादी नहीं, वो शिक्षक प्रोफेसर क्यों बनेगा? फार्म भरने से रोका जाए इन लोगों को, जो आरएसएस की शाखा में दीक्षित ना हो। जो प्रथम वर्ष दीक्षित हो उसको रिटर्न एग्जाम दिलवाया जाए, जो द्वितीय वर्ष नागपुर में दीक्षित हो उसको डायरेक्ट जो है इंटरव्यू दिलवाया जाए, जो तृतीय वर्ष दीक्षित हो गया हो, 2-4 दंगे होंगे का उसको एक्सपीरियंस हो, उसको बुला कर बनाओ भाई, एसोसिएट प्रोफेसर बनाओ। अरे बंद करो ये डेमोक्रेसी का तमाशा। सारे रंग को एक रंग में रंग दो, सारे वाइस चांसलर तुम्हारे। और मैं दावे से कह रहा हूँ, देश का कौन नहीं जानता यार, हम तो इसी एकेडमिया में हैं, इसलिए हम सब बोल रहे हैं इसकी सजा मिलेगी। किस विश्वविद्यालय का कुलपति ऐसा नहीं? बीएचयू के कुलपति के ऊपर क्या ये आरोप नहीं लगा कि उसने करोड़ों रुपया घोटाला करके यूनिवर्सिटी का पैसा, अपॉइंटमेंट का पैसा से क्या अखबार की कतरन दिखा दे? वर्धा के कुलपति से लेकर के तमाम कुलपतियों पर आरोप नहीं लगे क्या? डीयू में तो थोड़ा बहुत कम चलता, बाहर जाके पैसा नहीं दे रहे हैं क्या? तो आप भी तो फिर अपने अपने स्टूडेंट्स को अपने जैसा बना देंगे ना, फिर सवाल पूछने लगेगा स्टूडेंट। नहीं, वो तो कब तक देश से सवाल पढ़ता रहेगा? हाँ, सवाल नहीं बनना है। देश आजाद हो गया, अब क्यों सवाल पूछते हैं? गुलाम बने रहिए, एक अच्छा गुलाम बनिए। जिस प्रधानमंत्री जिसको आपने बना दिया उससे सवाल नहीं पूछना है। मीडिया आपका सवाल दिखाए ना दिखाए उससे सवाल नहीं पूछना है। प्रोफेसर की प्रोफेसर ही बिक जाए, प्रोफेसर बोलेगा नहीं, प्रोफेसर बोलेगा तो निकाल दिया जाएगा। 12 साल बाद मेरा अपॉइंटमेंट होगा तो ये मुझे नौकरी देंगे, मैं चाहता हूँ। लेकिन अगर फेयर होगा, मैं उम्मीद रखता हूँ। मैं अभी ये नहीं समझता हूँ कि सारे लोगों का ज़मीर बिक गया है। मेरा विश्वविद्यालय है, मेरे पढ़ाए भी आशावादी, मुझे जिन प्रोफेसर्स ने पढ़ाया मुझे उन पे उम्मीद है। मैं जिन बच्चों की आंख में आंख डाल करके पढ़ाता हूँ, मैं भी उम्मीद करता हूँ कि कोई ऐसा विश्वविद्यालय में जरूर होगा जो न्याय करेगा, जो उस सब कुछ बर्बाद होता हुआ देखेगा नहीं चुपचाप। मैं उम्मीद, इसलिए तो हम लड़ने आते हैं कि भाई सब कुछ बर्बाद अगर हो ही गया तो घर बैठो, जाओ अपना काम करो। हम नहीं ऐसा मानते, हम जानते हैं कि अभी भी बर्बाद पूरा नहीं हुआ है, हम इसे बचा सकते हैं। हमारा विश्वविद्यालय प्यारा विश्वविद्यालय है। जो लोग 15 साल 20 साल पढ़ाए हैं उनको निकालना यह दिखाता है कि उन्होंने 20 साल 20 बैच को बर्बाद किया है। अगर वो मैं काबिल नहीं हूँ तो मैंने 12 साल 12 बैच जो पढ़ाया है उन बच्चों का भविष्य मैंने बर्बाद कर दिया। ये मेरा सवाल है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा प्रिंसिपल, मेरा प्रोफेसर, मेरे वाइस चांसलर कभी तो जागेंगे, कभी तो समझेंगे कि नहीं यार इनके साथ अन्याय मत करो। किसी के छोटे छोटे बच्चे हैं, ज्यादा आशावाद लाते कहाँ से हैं ये बताइए? नहीं, वो मैं ये अक्षय कुमार वाला सवाल है, इतनी आशावाद कहाँ से लाते हैं? नहीं, वो मामला केवल ये है ना, हमारी जो वैचारिक जड़ है ना, हम वो बीज थे जिन्हें बंजर धरती में ऐसे ही फेंक दिया गया, सड़ के मर जाएंगे। कोई देखने वाला नहीं था। हमें करीने से हम गुलदस्ते में लगे हुए गुलाब नहीं थे जिन्हें कायदे से बनाया गया। हम अनगढ़ लोग थे, बेतरतीबी से पले बढ़े। माँ बाप ने थोड़ा हिम्मत दी, धक्का दिया, गए बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ाई की, लोहा मनवाया, अपने दम पर दिल्ली विश्वविद्यालय में 12 साल से पढ़ा रहे हैं। तो हमको पता था कि हमारे पास कुछ था ही नहीं जो बर्बाद करे। वो जो रखते थे हम एक तर्ज सुखन सो है, इसी रास्ते चल करके हम आए, वहीं से हिम्मत मिलती है। और आखिरी बात, केवल इसलिए बोलते हैं ना कि हो सकता है नेशनल दस्तक 25 साल बाद कोई खोजेगा, कोई 20-25 साल बाद किसी यूट्यूब के तहखाने से निकालेगा कि जब सब बिक रहा था कौन बोल रहा था, सब बिक तो नहीं गए थे। अचानक कोई दिखेगा, कोई मेरे जैसा, कोई मुझसे भी ज्यादा लड़ने वाला। मैं भगत सिंह को क्यों याद करता हूँ? भगत सिंह को कुछ नहीं मिला, 23 साल की उम्र में फांसी चढ़ गए, और आज देखते भगत सिंह तो अफसोस होता कि किसके लिए मर गए। अंबेडकर को क्या मिला जीवन में? कोई सुख मिला? 4-4 लोग, कैसे परिवार बर्बाद हो गया, जीवन बर्बाद हो गया। आज अंबेडकर को हम याद करते हैं, फूले को याद करते हैं, आज पेरियार को याद करते हैं, उससे ताकत मिलती है। अगर वो सब न लड़े होते, मंडल न होता, मंडल की लड़ाई लड़ने वाले, मार खाने वाले, जेल जाने वाले न होते तो हम न होते। इसीलिए हम बोलते हैं पता नहीं अगर कुछ बच गया तो उसमें हमारी भी जिम्मेदारी होगी, नहीं बचा तो अपने से आंख तो मिला पाएंगे कि डरे नहीं थे, बिके नहीं थे, झुके नहीं थे, जिस समय जो बोलना था वो बोल रहे थे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। देखिए, हर लड़ाई जो है जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती है। कुछ लड़ाइयाँ वो भी होती हैं कि लोग याद रखें कि कोई लड़ रहा था, that someone was there on the battlefield to fight। अब आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर अंत तक लड़ते हुए जीत भी ना मिले तो लड़ते रहना बहुत ज़रूरी है, और अपने हिस्से का संघर्ष करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपका ये छोटा सा रिपोर्टर अपने हिस्से के सवाल भी पूछता रहेगा और आप तक जवाब लाता रहेगा। जो भी सत्ता का प्रतीक इस माइक के सामने होगा उसको जवाब देना होगा,
और अपने हिस्से के जवाबों को आप तक पहुंचाना होगा। आपका पूरी बातचीत के बारे में क्या विचार है? क्या शिक्षा को प्राइवेटाइज हो जाना चाहिए? क्या शिक्षा को महंगा हो जाना चाहिए? और क्या देश का सबसे बड़ा तबका शिक्षा से बाहर हो जाना चाहिए? अगर आप इससे सहमति रखते हैं तो ये भी बताइएगा, और असहमति रखते हैं तो भी बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी नवीन के साथ मैं धारण, धन्यवाद।